हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे एन सी बुक में क्लास 7 के लिए क्लास क्लास 7 का हिस्ट्री। और हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र जो है बड़े राज्यों का केंद्र यानी कि सेंटर बन गया था। क्या आपने गौर किया कि अध्याय में 2, क्या आपने गौर किया कि पिछले क्लास में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। इसका वजह जो है, दिल्ली जो इम्पोर्टेंट टाउन 12वीं शताब्दी में ही बन गया था। तालिका 1 पर नज़र डालिए। तालिका 1 पर जो है आप लोग नज़र डालिए। पहले पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी। जो दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चौहान के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के जो है, आगे देखते हैं। तोमरों और चौहानों, हाँ, तोमरों और चौहानों ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। दिल्ली वाणिज्य का जो है एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में था, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध था। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। 13वीं सदी की शुरुआत में जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई, और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। इसका जो है नियंत्रण बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका 1 पर फिर से नज़र डालिए। तालिका 1 पर जो है फिर से नज़र डालिए। यह है तालिका। और उन 5 वंशों को पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। उन 5 वंशजों का जो है दिल्ली सल्तनत बनी, पहचान करने के लिए कह रहा है। इन सभी में 5 का दिल्ली सल्तनत बनी। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। इन सुल्तानों जो कई सारे अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखकर दिल्ली, एकोहना, सिरी और जहाँपना को पहचानिए। ये देखिए जहाँपना है यहाँ पर, ये जहाँपना है। दिल्ली एकोहना यहाँ है। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखकर दिल्ली, एकोहना, सिरी और जहाँपना को पहचानिए, जो कि पहचान गए हैं। अब देखते हैं राजपूत वंश। तोमर जो है, तोमर वंश का शुरुआत जो आरंभिक 12वीं शताब्दी यानी कि 1165 में ही हुआ था। अनंगपाल जो है 1100, अनंगपाल का शासनकाल जो है 1130 से लेकर 1145 यानी कि 15 साल उसने शासन किया। चौहान जो है 1165 से लेकर 1192 ईस्वी तक। अब पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल देखिए 1175 से लेकर 1192 ईस्वी तक जो है पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया। प्रारंभिक तुर्की शासन 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी यानी कि 4 साल इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक, 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक इसने शासन किया। रजिया जो है 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक इस शासनकाल, रजिया का शासनकाल जो होता है 1236 से 1240। गयासुद्दीन बलबन
1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक इसने शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक इसने शासन किया। तुगलक वंश जो है 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश का शासनकाल रहा। गयासुद्दीन तुगलक जो है 1320 से लेकर 1324 यानी कि 4 साल इसने शासन किया। 4 साल, हाँ ये 4 साल। अब मोहम्मद तुगलक 1324 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक शासन किया। फिरोज शाह तुगलक जो है 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक शासन किया। सैयद वंश जो है सैयद वंश का शासनकाल जो है 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक इसका शासनकाल रखा। खिज्र खां जो है 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा खिज्र खां का। लोदी वंश का देखिए शासनकाल 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। और लोदी वंश में ही आता है बहलोल लोदी 1451 ईस्वी से लेकर 1489 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। बहलोल लोदी का ही। अब देखिए सुल्तानों के अधीन जो है दिल्ली। इतिहास तारीख जो है एक वचन, तवारीख क्या है बहुवचन है। जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। सुल्तानों की भाषा जो है प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। जो कि सुशिक्षित यानी कि अच्छा शिक्षण वाले व्यक्ति जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे, जो घटना का जो है वर्णन भी किया करते थे। और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। शासकों जो है प्रशासन से रिलेटेड सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। न्याय संगत शासन के महत्व पर वो बहुत अधिक बल देते थे। न्याय चक्र 13वीं सदी के इतिहासकार फ़ख-ए-मुदब्बिर ने लिखा था राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। राजा का काम जो है सैनिक के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। सैनिक जो है वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से। वेतन कहाँ से आता है? किसानों से एकत्रित किया गया राजस्व से। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो, जब वे खुशी और प्रसन्नित हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दें। ऐसा तभी होगा जब राजा जो है न्याय और ईमानदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। यह कुछ और बातें ध्यान में दें। तवारीख के लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गांव में शायद ही कभी कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। वो बहुत सारे इनाम पाने की चाह में वो जो लिखते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। ये जन्मसिद्ध अधिकार यानी कि जन्म से ही आपका अधिकार है और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। ये उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। उनके विचार से जो है सारे लोग सहमत नहीं होते थे। ये देखिए जन्मसिद्ध अधिकार क्या है, इसके बारे में पूछते हैं, जानते हैं। जन्म के आधार पर विशेषाधिकार दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। देखिए इनको ये होता है। लिंग भेद स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शारीरिक रचना संबंधी अंतर
आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। ये अंतर देकर क्या बताया जाता है, पुरुष जो है स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ होता है। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। रजिया जो है सिंहासन पर कब बैठी, 1236 ईस्वी में। उस युग के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने स्वीकार किया, किसने स्वीकार किया, मिनहाज ए सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था, जबकि उसमें सारे गुण थे, तभी वो रानी की उपाधि नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। 1240 में रजिया को सिंहासन पर से हटा दिया गया। रजिया के बारे में मिनहाज ए सिराज के विचार, उसका क्या क्या विचार था, चलिए देखते हैं। मिनहाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, स्त्रियों को जो पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। रानी का शासन जो है इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। उसने जो लिखवाया कि इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज था। उस वंश की रानी रुद्रम्मा देवी यानी 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था, यानी कि उसके उल्टा था। रुद्रम्मा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसे लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था, यानी कि पुरुष के जैसा नाम रखने से यानी पुरुष कहलाऊंगी, ये भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी, कश्मीर की रानी दिद्दा, 980 से लेकर 1003 ईस्वी तक। उसका नाम दीदी यानी कि बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। मिनहाज ए सिराज के अपने विचारों में व्यक्त कीजिए। मिनहाज ए सिराज के विचार जो है अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या आपको लगता है कि रजिया के विचार भी यही थे? आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों है? स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों? ये आप लोग नोट में लिखिए। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन उसके नज़दीक से एक नज़र डालते हैं। चलिए क्या क्या कहते थे उस समय। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत होती थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। अपने गुलामों को जो है सूबेदार नियुक्त करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है। फारसी में क्या कहा जाता है? बंदगा। तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए भी खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था, यानी कि उसको ट्रेनिंग दिया जाता था राजकीय कामों के लिए, राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे। किस पर निर्भर होते थे? मालिक पर निर्भर होते थे। इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। हाँ, बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तानों की सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है
उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से बढ़कर भी होता है। क्या आपको गुलाम बेटे से बढ़कर मानने का कोई कोई कारण समझ में आता है? बेटे से बढ़कर गुलाम जी क्यों होता था? कोई एक कारण बताइए। खिलजी तथा तुगलक शासक बंदगांव का इस्तेमाल करते रहे। कौन कौन बंदगांव का इस्तेमाल करते रहे? खिलजी तथा तुगलक शासक किसका इस्तेमाल करते रहे? बंदगांव का इस्तेमाल करते रहे। और साथ ही अपने पर आश्रित, साथ ही जो है अपने पर, जो आश्रित मतलब कि अपने पर ही आश्रित रहना, वर्ग आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे, ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। सेनापति दिया जाता था या तो सूबेदार पद दिया जाता था, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं, उनके उत्तराधिकारी के प्रति नहीं होते थे। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, सुल्तान के भी अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। नया और पुराना जो सरदार है उनके बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके, निचले जो है निचले तबके, हाँ निचले तबके ही है, निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था। अच्छा, मतलब कि छोटे वर्ग के लोगों को जब प्रशिक्षण दिया जाता तो ऊंचे लोगों को गहरा धक्का होता था। और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचा पद पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है कि निचले खानदान के भी व्यक्ति ऊंचे पद पर बैठा सकते हैं। चलिए, आश्रित, आश्रित किसे कहते हैं? जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो, उस पर निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं? आश्रित कहते हैं। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, यानी कि शराब बनाने और बेचने वाला, कलाल किसे कहते हैं? शराब बनाने और बेचने वाले को कलाल कहते हैं। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, फिरूज हजम नामक नाई, मन का तब्बाक नामक बावर्ची, बावर्ची का नाम क्या था? मन का तब्बाक, और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। किसने बैठाया था? सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने नीचे आदमी को ऊंचे पद पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियासुद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। आपके ख्याल से बर्नी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की? बर्नी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की? आप अपने टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में लिखिए। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में जो है उसे पदयुक्त यानी कि नियुक्त किया। ये इलाका इक्ता कहलाते थे। क्या कहलाते थे? इक्ता कहलाते थे। और उन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्ता या मुक्ति कहे जाते थे। इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। अपने इलाकों से जो है राजस्व वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। जितना जो कर राजस्व से कर मिलता था सैनिक को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले।
पद जो है वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी एकता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले। कोई एकता जो है थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाएगा। जिसके बाद उसका स्थानांतरण यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। यह जो कठोर नियम बनाते थे उनका पालन करता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लाने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। किसके द्वारा? राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। तय संख्या के अनुसार जो है सैनिक की मांग होनी चाहिए, मांग रखते थे और रखना भी चाहिए। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी यानी कि सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। जो है जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए, माने कि उन पर कब्जा कर लिया, तो उन्होंने भूमि के स्वामी यानी कि जमींदार, सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे यानी कि उसके शासन के आगे झुकने पर बाध्य कर दिया, यानी कि उसको झुकना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में लाया। जो है उसके शासनकाल में, किसके शासन? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में लाया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया। स्थानीय सामंतों से जो कर का अधिकार जो है छीन लिया गया, उस समय छीन लिया गया, बल्कि स्वयं ही उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। बल्कि सामंत भी कर देगा। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की। प्रशासकों ने जो जमीन की पैमाइश की यानी कि उसको नापी किया और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। इसका हिसाब लेखा जोखा जो बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। किसकी नौकरी करने लगे? सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। पहला कृषि कर, जिसे खराज कहा जाता था। कृषि कर को क्या कहा जाता था? खराज कहा जाता था। कृषि कर को क्या कहा जाता था? खराज कहा जाता था। और जो किसान की उपज लगभग 50% होता था, किसान की उपज कितना होता था? 50% होता था, उसे खराज कहा जाता था। मवेशियों पर, दूसरा जो है मवेशियों पर जो पशु पालते थे, तथा घरों पर जो घर बनाते थे उस पर भी कर लगाता था। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली के सुल्तानों से अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर यानी कि दिल्ली के बाहर जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। उस पर नियंत्रण रखना बहुत कठिन था। और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। यानी कि विजय भी किया था लेकिन तुरंत ही वह स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि जो है गंगा के मैदानी इलाके में, हाँ ये जो है गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। जिनमें बैठने में जो है सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। स्थानीय जो सरदार था इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। जबरदस्ती कौन करते थे? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, सरदार और उनकी किलेबंदी। देखिए उस समय सरदार भी थे और किलेबंदी कैसे करते थे।
अफ्रीका देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है कि सरदार कभी कभी चट्टानी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस बांस पोला नहीं होता, बांस पोला जो है नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता, ऐसा बना हुआ आता है कि उस पर आग का असर भी नहीं होता, और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले का प्राचीर का काम देते हैं, किले के लिए जो है प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते, इस दीवार के घेरे में ही जो मवेशी और फसल भी रहते, अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती है। सरदार की रक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। सरदार का जो है एक नोट में आप लोग वर्णन कीजिए सरदार की कैसी व्यवस्था थी। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसआक्सियाना यानी कि आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया। किसने किया? चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने। किसने किया? मंगोलों ने। कितने ईस्वी में? 1219 ईस्वी में आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया, और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। दिल्ली सल्तनत पर भी धावा बोल दिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए, बहुत अधिक बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी, बहुत बड़ा चुनौती भी था। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सुल्तान तालिका एक को फिर से देखो, आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंशों के राज्य रहा। सैयद तथा लोदी वंश का राज्य रहा। तब इधर और कुछ है नहीं है। तब तक जौनपुर, ये रहा ये। तब तक जौनपुर बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। स्वतंत्र शासक जो है उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। राज्य जो है फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। नए शासक का समूह भी उभरा। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे, कुछ जो है छोटा तो था लेकिन बहुत पावरफुल था, और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था, जो कि अच्छी तरह से चल रहा था। शेरशाह सूर 1540 से 1545 यानी कि 5 साल शेरशाह सूरी का शासनकाल 5 साल था। शेरशाह सूर ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था। किसने किया था? शेरशाह सूर ने। कहाँ किया था? बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था, और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं यानी कि 1530 से लेकर 1540 और 1555 से लेकर 1556 तक को चुनौती दी। यानी कि हुमायूं को 2 बार चुनौती दी और परास्त किया, और चुनौती देकर उसने परास्त भी किया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। स्वयं अपना जो है उसने राजवंश स्थापित किया। सूर वंश ने केवल 15 वर्ष यानी कि
1540 से लेकर 1555 वर्ष शासन किया, यानी कि 1540 से लेकर 1555, यानी कि इतना साल के बीच में वो जो है शासन किया। लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। अलाउद्दीन खिलजी का जो तरीका था उन्होंने अपनाकर और उन्हें मजबूत यानी कि चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से लेकर 1605 ईस्वी उसका शासनकाल, अकबर का शासनकाल ये 1556 से लेकर 1605 ईस्वी ने जब मुगल सम्राट को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। उसने किसकी व्यवस्था को अपनाया था? शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को अपनाया था। किसने? अकबर ने। कल्पना कीजिए आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक किसान है। हाँ ठीक है, एक किसान है, तो आप किसान है और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, आप क्या करोगे? नहीं देंगे तो बाबू। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे की क्लास में हम आगे चैप्टर लेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्ती रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।